महिला आरक्षण बिल का सभी ने स्वागत किया है। बिल पेश करने के समर्थन में है सभी महिला सांसद। तो हर महिला सांसद समर्थन कर रही है। हर महिला सांसद के अलावा हर पार्टी भी समर्थन कर रही है। कई विपक्षी सांसदों ने ओबीसी कोटे की लेकिन मांग रखी है। अभी तक जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं उसमें ये जरूर सबकी तरफ से कहा गया है कि स्वागत होना चाहिए, राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी, लेकिन ये भी सवाल उठाए गए हैं कि 33% आरक्षण के भीतर भी कोटा होना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें, हरसिमरत कौर ने कहा कि क्रांतिकारी है ये। इसके अलावा तब सभी जो सांसद है, महिला सांसद, उनसे TV9 भारतवर्ष ने बात की है और ज्यादातर का यही कहना है कि ये स्वागत योग्य कदम है। मैडम, महिला आरक्षण, Women's reservation bill finally is coming. Women's reservation bill. आपने कई बार लिखा भी था मोदी सरकार ने। तो देखिए किस तरह से सभी जो महिलाएं हैं वो स्वागत कर रही हैं और इस पर लगातार चर्चा हो रही है कि कैसे ये जो बिल है वो इतिहास रचने वाला है, भारतीय राजनीति को पूरी तरह से बदलने वाला है। हमारे साथ मेहमान सभी बने हुए हैं, इन मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ जयशंकर गुप्ता जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे साथ। इसके अलावा हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। हमारे साथ चारू प्रज्ञा मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, और हमारे साथ अंशुल अभिजीत मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत अंशुल आपका भी। लेकिन शुरुआत चारू मैं आपसे करना चाहूंगी। महिला आरक्षण बिल का चौतरफा स्वागत हो रहा है। सभी महिला सांसद, चाहे वो बीजेपी से हो या विपक्षी दलों से हो, सभी स्वागत कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल भी बार बार पूछा जा रहा है कि क्या रूप होगा, क्या 33% के भीतर कोटा होगा? क्या ये सवाल ज़रूरी हैं और वो तस्वीर भी जल्द से जल्द साफ होनी चाहिए कि किस रूप में ये आरक्षण मिलेगा, या आरक्षण मिल रहा है यही अपने आप में बड़ा है, उसी से संतुष्टि कर लेनी चाहिए? जी नमस्ते। और जब ये बिल टेबल होगा हमारी संसद में, मैं मानती हूँ इससे बड़ा ऐतिहासिक पल नहीं है और इससे अच्छी शुरुआत मैं नहीं सोच सकती क्या हो सकती है नए संसद में जाने के लिए। देखिए, महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं वो केवल एक कोटा सिस्टम या रिजर्वेशन नहीं हो सकता, वो उससे ऊपर होना चाहिए। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करें तो हमें बात करना चाहिए फीमेल इन्फेंटिसाइड की, हमें बात करनी चाहिए कैसे हमारी बच्चियाँ स्कूल में जाएँ और स्कूल में रह पाएँ। तो स्कूल में रहने के लिए स्कूल में टॉयलेट्स होने चाहिए, शौचालय होने चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जब लाल किले से सैनिटरी नैपकिन्स की सेफ ब्लीडिंग की बात करते हैं, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कदम है। पोषण होने वाली माँओं के लिए, नई माँओं के लिए ये महिला सशक्तिकरण है। मैटरनिटी लीव देना एक और लंबे समय के लिए 6 महीने तक, ये महिला सशक्तिकरण है। लेकिन हमें अगर सारे आंकड़े बदलने हैं ना इस दुनिया की, कि कितनी जजेस महिला हैं, कितनी आर्किटेक्ट्स हैं, कितनी सर्जन्स हैं, सारे आंकड़े बदलने के लिए पहला आंकड़ा हमें संसद में बदलना पड़ेगा, क्योंकि निर्णय संसद में लिए जाते हैं। तो जब तक डिसीजन मेकिंग टेबल पे महिलाओं की भागीदारी बराबरी की नहीं होगी, तब तक बाकी मुझे लगता है जीवन के हर वर्टिकल में महिलाएं मार खाएंगी। यानी ये सबसे बड़ा और अहम कदम था जो हमने नहीं उठाया दशकों तक, लेकिन अब ये कदम उठाया जा रहा है। अभिजीत हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, अब अनकंडीशनल सपोर्ट है। सोनिया गांधी ने भी आज कहा कि ये तो हमारा ही बिल है, यानी महिलाओं का, कांग्रेस पार्टी की सोच भी इसी के साथ जुड़ी रही है। तो एक अनकंडीशनल सपोर्ट सरकार को इस बिल के लिए? या बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले भी श्रीमती सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें कहा था कि अगर ये आप विधेयक लाएंगे महिला आरक्षण का तो हम पूरी तरह इसका समर्थन करेंगे, क्योंकि हम महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता हमेशा देते आए हैं। राजीव गांधी के समय में आपको याद होगा, लोकल बॉडीज़ में 1/3 हमने आरक्षण किया था। उसके बाद हम ये महिला आरक्षण बिल भी लेके आए थे, वो पारित नहीं हो पाया, बहुत सारे मुश्किलात थे, लेकिन हम प्राथमिकता हमेशा देते आए हैं। देखिए, खुले तौर से मुबारकबाद तो तब देंगे जब ये विधेयक एक तरह से पूरा तरह से एक्ट बनेगा, ये अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, ज़मीन पे आएगा, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है, ये आया नहीं। तो ये देखते हैं, जल्द से जल्द हम ये उम्मीद करते हैं कि ये पूरी तरह ये अधिनियम बन जाए और खुले तौर से हम मुबारकबाद दे सकें, हम बधाई दे सकें। यानी कब लागू होगा और किस तरह से लागू होगा, इसको लेकर भी अभी बहुत से सवाल हैं। अभी तो वो किस रूप में पेश किया जाना है, ये भी अभी तस्वीर साफ नहीं है, इस पर बात करेंगे। लेकिन महिला सांसद कैसे स्वागत कर रही हैं वो आइए आपको सुनाते हैं। बात की TV9 भारतवर्ष ने अलग अलग दलों की सांसदों से। समाजवादी पार्टी की तरफ से बात की जया बच्चन ने, हरसिमरत कौर ने श्रोमणी अकाली दल की तरफ से बात की है। क्या क्या कहा है उन्होंने? प्रियंका चतुर्वेदी ने पक्ष रखा है, उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक है, महिला अधिकारों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्या कहा इन महिलाओं ने, महिला सांसदों ने? सुनिए। लाए जा रहा महिला आरक्षण बिल, क्या कहेंगे आप? हमारी पार्टी
रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन होना चाहिए। मैम लेकिन आप खुश है कि फाइनली इस हाई टाइम महिलाओं को जगह मिल रही है और रिप्रेजेंटेशन मिलेगा मैम? अभी मैं इसमें नहीं आराम से बोलूँगी। देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं, इनके मैनिफेस्टो पे था, तो बहुत ही वेलकम चीज़ है। अब देखें इसकी क्या मॉडलिटीज़ हैं, कौन सी सीट्स रिजर्व होती है, बहुत सारी उथल पुथल होएगी, वेरी इंटरेस्टिंग। 10 सालों का सबसे रेवोल्यूशनरी बिल और ग्राउंड पे एक फ़र्क लाने वाला जो बिल होगा। मैं तो मिठाई बांटूंगी। ये मेरा एकमात्र मेरा खुद का ये एक रेज़ों द इत्र कहते हैं था कि महिलाओं को उनके अधिकार मिलने चाहिए, कि 50% आबादी हैं, 50% हमारे अधिकार भी हैं, और यही महिलाओं की भागीदारी से देश आगे बढ़े, देश एक इंक्लूसिव नेशन बने, देश एक पॉजिटिव नेशन बने और एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनकर निकले। ये स्वागत योग्य है। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर मैं बात करना चाहूँगी महिलाओं की बेहतरी के लिए, और मैं चूँकि झारखंड से बिलोंग करती हूँ, ट्राइबल स्टेट से, तो मैं चाहूँगी कि ट्राइबल्स के लिए एससी और ओबीसी के लिए भी महिलाओं के लिए कुछ आरक्षण हो उसके अंदर, नहीं तो फिर अपर क्लास की महिलाएं सारा लाभ। तो आपने सुना इन तमाम महिला सांसदों को, अक्रॉस पार्टी लाइंस, क्रॉस विचारधारा कोई भी हो, लेकिन सभी जो महिला सांसद हैं वो स्वागत कर रही हैं और सबका कहना है कि ऐतिहासिक है, ये होना चाहिए था, समय की ज़रूरत है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हमारे साथ जयशंकर जी मौजूद है। जयशंकर जी, लेकिन अब बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है और ये भी बार बार कहा जा रहा है कि देखिए 2024 सामने है, इस वजह से अब इस समय इस बिल को लाया जा रहा है। क्या ये 2024 में लागू हो जाएगा? हम अगर अभी की तस्वीर जो आपको दिखाई देती है, आपके अनुभव के मुताबिक कब तक ये लागू हो सकता है, क्या रूप हो सकता है, क्या बदलाव हो सकते हैं 2010 का जो बिल था उससे इसमें? नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले मालूम होना चाहिए कि इसका मसौदा क्या है, इसमें आरक्षण विधेयक में किन किन प्रावधानों को रखा गया है। आपको मालूम होगा कि 2010 में यूपीए गवर्नमेंट ने इसको राज्यसभा में पारित कराया था जी, लेकिन लोकसभा में से नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि उसमें कोटा विदिन कोटा को लेकर के सभी दलों के अंदर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, या उसमें समाजवादी हो, जनता दल हो, सारी दलों में ये था कि कोटा विदिन कोटा होना चाहिए, तो इसलिए वो पेश ही नहीं हो पाया। आज की हालत में क्या है कि लोकसभा में तो सरकार का पूरा बहुमत है, राज्यसभा में भी जुगाड़ू बहुमत है, तो और अगर उन्होंने अपने प्रारूप में मसौदे में चेंज किया होगा, कोटा विदिन कोटा कुछ तो शामिल किया होगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं, पास ही हो जाएगा। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, देखिए राजनीतिक दलों का महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं है। अगर होता, सुन लीजिए एक मिनट, अगर होता तो आप इनकी किसी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी देख लीजिए, इनके कार्यकारिणी को देख लीजिए, इनके पार्लियामेंट्री बोर्ड को देख लीजिए, महिलाओं की स्थिति क्या है, कितने महिलाएं हैं? 33% हैं क्या? एक भी 1952 से लेकर के आज तक भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी एक भी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना सकी, और ये लोग कहते हैं हम महिला। ठीक है, इसमें चारू जवाब देना चाहते हैं, अभिजीत भी। चारू, लेकिन देखिए हकीकत है, देखिए अगर ये हो भी जाएगा तो भी पार्टियों को कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा कि आप किसको टिकट दे रहे हैं, देखिए, और क्या वो है, हमें स्वीकार करना चाहिए कमियां जहां हैं। देखिए पहली बात तो मैं मानती हूँ कि आरक्षण तभी इफेक्टिव हो पाता है जब सब डेडिकेटेडली सशक्तिकरण का काम करें, लेकिन मैं सर को रिस्पेक्टफुली बताना चाहती हूँ, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो 33% आरक्षण अपनी पार्टी पोस्ट के लिए महिलाओं को पहले से ही देती आई है, और ये सच्चाई है। और आप ये कहते हैं कि चलिए महिला अध्यक्ष नहीं है सर, लेकिन युवा मोर्चा में तो युवा युवती दोनों होती है। युवा मोर्चा तो लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात की थी स्पेसिफिकली, जो पावर बॉडी है, और हमने अपनी इस सरकार में देश को पहली वित्त मंत्री दी जो महिला है, रक्षा मंत्री दी जो महिला है। महिला सशक्तिकरण कोई कागज पे लिखने वाला नाम या कोई पोस्टर बनाने की चीज नहीं है, इट इज अबाउट वॉकिंग द टॉक। एंड इसीलिए मैं पहले सारे मोदी सरकार की स्कीम्स बता रही थी। जब आप पोषण की बात करते हैं, मैटरनिटी लीव की बात करते हैं, ठीक है चारू, हर्षवर्धन जी को शामिल नहीं किया चर्चा में, आपने अहम बात रखी कि हम ये करते रहे हैं। अभिजीत आपका प्रतिक्रिया भी लूंगी, लेकिन हर्षवर्धन जी, पार्टियों को अब हम यहाँ जब खड़े हैं और ये बात कर रहे हैं कि ये हकीकत होने जा रहा है कि 33% आरक्षण मिल जाएगा महिलाओं को, उसके बाद भी बहुत सी चुनौतियां हैं, क्योंकि फिर वही सवाल आएगा। पहले सवाल उठाए गए थे कि कौन सी महिलाएं आएंगी, अब फिर ये सवाल उठेगा कि कोटा विदिन कोटा है कि नहीं, अब कौन सी महिलाएं आएंगी, परिवार की महिलाओं को ही टिकट मिल जाएगा क्या? उसके लिए तो कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा। देखिए सुमेरा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ऐतिहासिक है। 3 दशक पहले से ये चर्चा ठीक से शुरू हुई, अब वो आगे बढ़ रही। लेकिन एक बात और मैं कहूँगा, ऐसे नहीं कहना चाहिए कि हमने महिलाओं को अधिकार नहीं दिया।
हम दुनिया के वो लोकतंत्र हैं जिसने सबसे पहले पुरुष और महिला में भेद नहीं किया। इसलिए ये हमें नहीं कहना चाहिए। भारतवर्ष बहुत, जिसको हम कहें ना कि हम बहुत आगे चलने वाली सभ्यता और संस्कृति। हाँ, ये जरूर है, जब हम अभी के महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसने अपनी पार्टी पोजीशंस में 33% महिला आरक्षण किया और उसको वो लागू भी करते हैं। लेकिन यह भी सच है कि जनप्रतिनिधि के तौर पर सभी पार्टियां इस मामले में नाकाम हुई कि वो महिलाओं को टिकट देती, वो महिलाओं को बिना किसी आरक्षण के वहां पहुंचाती। तो जरूरत ही नहीं थी शायद आरक्षण की। ज्यादा बेहतर होता, हम समाज को बेहतर होते देखते। अभी क्या है कि हम एक आरक्षण लेकर आएंगे, फिर सवाल उठेगा कि कौन जाएगा। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि आप भले कहें कि अभी संपन्न परिवारों की महिलाएं जाएंगी, सशक्त जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद लेकिन लोकतंत्र में तो ऐसे ही उठते हैं ना। कल को मिलेगा अधिकार, मिलेगा, अच्छी बात है। वो ट्रिकल डाउन होगा, वो ताकत जो है, वो पावर जो है, वो आएगी बिल्कुल। वापस। लेकिन अभिजीत, एक बड़ा सवाल ये है कि चारों कह रही हैं कि पार्टी ने तो दिया है, उनकी पार्टी में पोस्ट पर 33% रिजर्वेशन, सीडब्ल्यूसी की भी बात की जयशंकर जी ने। पार्टियां नहीं देती हैं, पार्टियां रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहती हैं, और इस वजह से जरूरत है इस आरक्षण बिल की आज। नहीं, कांग्रेस पार्टी हमेशा महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देती रही है। आप भूल रहे हैं शायद, यूपी के चुनाव में जब हमने ये फैसला किया था कि हम 40% जो टिकट हैं वो हम महिलाओं को ही देंगे, तो ये ऐतिहासिक एक फैसला था। मुझे लगता है किसी पार्टी ने पहले ऐसे कभी नहीं किया। आप जानती हैं कि जब हमने वो एक तरह से महिला आरक्षण हम लाए थे लोकल बॉडीज़ में, ये कांग्रेस की देन थी। बड़े बड़े सियासतदान बने, कांग्रेस पार्टी से प्रधानमंत्री बने, स्पीकर बने, राष्ट्रपति बने, वो कांग्रेस के। लेकिन अभिजीत, आपने उत्तर प्रदेश में जो रिजर्वेशन दिया उसमें ये बार बार सवाल उठे कि आपने ऐसे लोगों को टिकट दिया जिनके जीतने की जो उम्मीद थी वो बहुत ही कम थी, यानी एक टोकनिज्म के तौर पर ऐसा किया गया, सिर्फ एक मैसेज देने के लिए मैदान में उतारा। आप हर बात पे नुक्स निकालने लगेंगी तो फिर महिला सशक्तिकरण नहीं, क्योंकि उन्हें कितने वोट मिले इसका भी आंकड़ा सामने है जिन महिलाओं को टिकट दिया था। नहीं, तो ये आपका दृष्टिकोण है ना। आंकड़ा मुझे और आप एक बड़ी खबर ले लेते हैं, अपनी बात मुकम्मल करना चाहता हूं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हमें समाज की मानसिकता बदलनी होगी, तभी कुछ होगा, तभी बदलाव आएगा। नहीं, तभी इसीलिए हमारे पास आरक्षण भी है, हमारे पास शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षण भी है, क्योंकि हम ये इंतजार नहीं कर सकते कि समाज बदलेगा फिर कुछ होगा, फिर यहाँ पर महिलाओं को उनको शक्ति मिलेगी। समाज बदल रहा होता तो आरक्षण बिल की जरूरत नहीं। तो ठीक है, आरक्षण तो ला रहे हैं ना, हम आरक्षण का समर्थन करते हैं, पहले भी किया था। आई विल कम बैक टू यू। एक बड़ी खबर बता देते हैं, कांग्रेस पार्टी की सांसद रंजीत रंजन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले बिल अब तक क्यों नहीं लेकर आए थे इस बिल को। ये कांग्रेस का बिल है, हम इस बिल का स्वागत करेंगे। ये कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लगातार ये बयान दिया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का बिल है, उनकी तरफ से इसको आगे बढ़ाया गया था, स्वागत है इसका। लेकिन सवाल भी है साथ में कि चुनाव से पहले क्यों। ये कांग्रेस का बिल है, कांग्रेस लेकर आई थी मार्च 9, 2010 में। हम लोगों ने इसको राज्यसभा से पारित भी करा लिया गया था। 9.5 साल आगे हो गए आपको भाजपा को सत्ता में रहते हुए। ठीक चुनाव से पहले महिला रिजर्वेशन बिल क्यों आपको याद आया? आपकी सोच में तो सत्ता पाना है, लेकिन हम महिला रिजर्वेशन बिल आज सभा पटल पे आता है तो उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि हम सब चाहते हैं, कांग्रेस चाहती है, पूरा इंडिया चाहता है कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो सदन में और विधानसभाओं में बढ़नी चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही राजस्थान से शुरू किया था 50% जो पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी, तो हम बहुत पहले से चाहते हैं, हम इसका स्वागत करें। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, संसद सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन की तरफ जाएंगे। सेंट्रल हॉल से नए संसद भवन की तरफ जाएंगे और गेट नंबर 5 से उनकी एंट्री होगी, यानी 5 नंबर गेट से रिजर्व है एंट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वहां से वो एंटर करेंगे नए संसद भवन में। प्रधानमंत्री के हाथ में संविधान की कॉपी भी होगी, ये जानकारी मिल रही है। प्रधानमंत्री के साथ दूसरे सांसद भी संविधान लेकर ही आगे बढ़ेंगे। तो एक बड़ा मैसेज संविधान की प्रति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन में प्रवेश करेंगे, गेट नंबर 5 से प्रवेश करेंगे, सेंट्रल हॉल से नए संसद भवन की तरफ जाएंगे। ये तस्वीरें जैसे ही सामने आएंगी वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन चारू जी, सवाल पूछा जा रहा था, मुझे प्रतिक्रिया दे रही थी, और मैं जो रंजीत रंजन ने सवाल पूछा उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी कि 2024 के पहले क्या महिला वोटरों की
की भागीदारी देखते हुए भी ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। देखिए, पहले तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहूंगी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आपको केवल उत्तर प्रदेश की लड़कियों के लिए लगा था क्या? पंजाब में लड़कियां नहीं है, गोवा में नहीं है, कर्नाटक में नहीं है? तो एक प्रदेश में तो आप 50% टिकट दे रहे हैं महिलाओं को और उसके बारे में हर जगह बात कर रहे हैं। उसी समय होने वाले चुनाव, पंजाब में 8% टिकट दिए, गोवा में उससे भी कम दिए, 5% भी नहीं थे। वो सवाल तो मैंने पूछ ही लिया उनसे कि टोकनिज्म था क्या? बिल्कुल टोकनिज्म है। और लेकिन 2024 का सवाल जो रंजीत रंजन पूछ रही है उस पर जवाब क्या? जी देखिए, हर साल संसद की प्रक्रिया बहुत ही शक्तिशाली रही है। हर साल हमने रिफॉर्मेटिव, ट्रांसफॉर्मेटिव, प्रोग्रेसिव काम करे हैं। और अगर हम मोदी सरकार की 9 साल की जर्नी ट्रेस करें तो हर साल लैंडमार्क डिसीजंस लिए गए हैं। एक समय पे एक साथ सब कुछ नहीं हो सकता और अब मैं ये मानती हूँ कि बिल्कुल सही समय आ गया है महिला सशक्तिकरण को इंट्रोड्यूस करने का। जी हाँ, लेकिन देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, महिला आरक्षण बिल पर क्रेडिट लेने की होड़ जारी है। महिला आरक्षण बिल पर क्रेडिट और राजनीति हो रही है। क्रेडिट किसको मिले? लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि जल्द महिला आरक्षण बिल आए, ये वो इसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये भी कहा कि सबसे पहले सोनिया गांधी ने ही बिल की पहल की थी। सोनिया गांधी खुद भी कह चुकी हैं कि ये हमारा ही बिल है, इसका स्वागत होना चाहिए। क्या कहा अधीर रंजन चौधरी ने, सुनिए। बताना पड़ता है कि खाना कैसा था, ये मीठा थी या तीखा थी, तो बाद में पता चलेगा ना। पहले तो लाने दीजिए। हम तो चाहते हैं कि वुमेन रिजर्व बिल जल्द से जल्द लाया जाए और पारित भी किया जाए। हम जिस ढंग से लाना चाहते हैं उस ढंग से अगर तो लाए, लेकिन ये वुमेन रिजर्वेशन बिल, इसकी शुरुआत यूपीए सरकार ने और खास मैडम सोनिया गांधी जी ने की थी, इसकी पहल शुरू की थी। इतने सालों लग गए, लेकिन फिर भी अगर आए तो बेहतर तो जरूर होए। हम तो खुशी होंगे, पहले तो लाने दीजिए। आप थोड़ा सा बता देना। अभिजीत, ये बड़ा सवाल है। देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो भी बयान आ रहा है, बल्कि ये सेशन शुरू होने के पहले से ये शुरू हो गया था कि ये आना चाहिए। क्रेडिट लेने की होड़ है। जब समय था तब आप नहीं ला पाए, तो अभी क्रेडिट लेने के लिए क्या आगे आ रहे हैं? क्योंकि समर्थन तो आप करेंगे, क्योंकि आपका अपनी भी विचारधारा से जुड़ी है। नहीं, विचारधारा से ज़रूर जुड़ी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिल का आगाज़ तो कांग्रेस के समय, यूपीए के समय ही हुआ था ना। इसमें क्या किसी शक है? तो हमने ही शुरुआत की थी, मुकम्मल नहीं हो पाया वो दूसरी बात है। बहुत सारी परेशानी थी, दिक्कतें थी, नहीं हो पाया, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आगे हो नहीं सकता। तो शुरुआत जब हमने की थी, हम श्रेय नहीं ले रहे पूरी तरह से, हम ये कह रहे हैं कि हम इसका पूरी तरह समर्थन करेंगे और इसकी शुरुआत हमने की थी, हमने सबसे पहले इसकी बात की थी, तो इसी को हम मुकम्मल देखना चाहते हैं। और दूसरी ये बात है कि इस बिल का स्वरूप क्या है, इसके मुख्य प्रावधान क्या है, कि वो बिल वैसे ही है जो 2010 में था, इसमें क्या बदलाव आए हैं, क्या संशोधन आए हैं, ये ठीक से अगर सरकार साझा नहीं करेगी तो इसमें ठीक से बहस नहीं हो पाएगी। और अगर सहमति चाहते हैं, आम सहमति, अगर कुछ लोगों के पास शक है, शंकाएं हैं, अगर चाहते हैं तो भाई ये प्रावधान तो साझा करना चाहिए ना सरकार को। ठीक है हर्षवर्धन जी, क्या ये क्रेडिट लेने की होड़ है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम लाए तो थे ही, तो अगर वो लाए थे तो ये कहने में क्या हर्ज है कि हम लेकर आए थे और हम समर्थन भी कर रहे हैं? नहीं सुमेरा, देखिए इस लिहाज से तो भारत में जो कुछ भी हुआ है, कांग्रेस के अलावा किसी को श्रेय नहीं देना चाहिए। लोकतांत्रिक परंपरा में कोई आपकी नीयत, कोई आपके काम और जो परिणाम तक पहुंचता है, वो तीनों चीज जुड़ती है। कांग्रेस इस मामले में असफल रही, उसके अपने सहयोगियों ने विद्रोह कर दिया था और शरद यादव जी के, मुलायम सिंह यादव जी के, लालू प्रसाद यादव जी के वो बयान अगर फिर से चल जाएंगे तो शायद हम आप शर्मसार होंगे। मुझे लगता है कि सभी पार्टियां महिला आरक्षण के मुद्दे पर एक साथ आ रही हैं, ये बड़ी बात है। और ये जो बदलाव है, क्योंकि राज्यसभा में बिल खत्म नहीं होता है, लेकिन अगर एक भी अक्षर उसमें बदला तो राज्यसभा और लोकसभा में दोबारा लाना पड़ेगा और इसके आगे भी आधी से ज्यादा विधानसभाओं से भी उसको रेटिफाई कराना है। तो इतना आसान नहीं है। भी हो सकता है कि किसी मुद्दे पर कहें कि नहीं आरक्षण आप ऐसे दे रहे हैं, हम ऐसे चाहते थे, फिर से विवाद शुरू हो जाए। तो ये भी एक अभी है जिसको आगे देखने की बात है। जयशंकर जी, क्या आपको लगता है कि अभी भी बहुत से जो हर्डल्स हैं उन्हें पार करना है, बहुत सी चुनौतियां जिनका सामना करना है, उसके बाद ये हकीकत होगा? समय मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक उसका मसौदा क्लियर ना हो, सामने ना हो कि उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूं जब पिछली बार जो विरोध हुआ था, लेकिन सर आज की तारीख में जो हम राजनीतिक दलों को देख रहे हैं, उनको उनका समर्थन उस तरह का नहीं है जैसे पहले था। पहले समर्थन पहले भी था, समर्थन पहले भी था, लेकिन वही कोटा विदिन कोटा की बात हो रही थी। अभी भी हो रही है वो। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती और भारतीय जनता पार्टी की उमा भारती,
तमाम जितनी ओबीसी की भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा विरोध था, ऐसा नहीं है, और आज भी विरोध है। अगर आज कोटा विदिन कोटा नहीं होगा, उस तरह का कोई प्रावधान नहीं होगा, तो पार्टियों के अंदर समस्या खड़ी होगी। दूसरी बात यह है कि देखिए, राजनीतिक दल तो अपने लाभ के लिए करते ही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी करे, चाहे कांग्रेस करे, क्रेडिट लेने की बात उसमें नहीं। अभी देखिए, जो मैंने कहा ना, अभी 1-2 महीने के अंदर क्लियर हो जाएगा। जब मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव होगा, राजस्थान विधानसभा का चुनाव होगा, छत्तीसगढ़ का होगा, तेलंगाना का होगा, मिजोरम का होगा, नहीं, लेकिन उसमें 33% कौन-कौन पार्टियां टिकट दे रही हैं महिलाओं को, उसमें 33% कौन-कौन पार्टियां दे रही होती तो आरक्षण देने की जरूरत कहाँ पड़ती ना? ये कहाँ होता? अगर पार्टियां दे रही होती नहीं रहा, इसका मतलब कमिटमेंट नहीं है आपका। वो कमिटमेंट नहीं उस तरह से रहा है, तभी तो इसकी जरूरत पड़ रही है चारू। लेकिन ये नहीं हुआ, इसीलिए ये हो रहा है। और उमा भारती जी की बात की, आज लोग बार बार योगी आदित्यनाथ जी के भी एक बयान को वापस उसका भी जिक्र कर रहे हैं। तो विरोध बहुत तरह से रहा है इस वजह से, क्योंकि उनको लगता है कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ओबीसी का भी होना चाहिए, SC ST का भी होना चाहिए। ये तमाम सवाल हैं जो जरूर उठेंगे और उस प्रारूप पर फिर गौर किया जाएगा। बिल्कुल, विरोध तो इस लेवल का हुआ है कि बिल की कॉपी को एक बिहार के नेता ने फाड़ दिया था। देखिए, महिला सशक्तिकरण तब तक नहीं हो सकता जब तक पुरुष महिलाओं के साथ ना आए, और इस बात को हमको मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अभी एक वरिष्ठ पत्रकार जी जो यहाँ मेरे साथ खड़े हैं, वो कह रहे थे कि देखते हैं कितनी पार्टी कितनी टिकट देंगी। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर हर पार्टी ये निर्णय ले ही ले कि इतने टिकट हमें महिलाओं को देने हैं, तो अपने आप महिलाओं की भागीदारी बढ़ जाएगी। लेकिन शुरुआत सर कम से कम डिसीजन मेकिंग टेबल पर महिलाओं को जगह देकर होनी चाहिए ना। क्या आपकी पार्टी के जो बड़े पद हैं, क्या आपकी पार्टी के महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्रीजन, क्या ये लोग महिलाएं हैं या नहीं है? क्योंकि अगर महिला डिसीजन लेंगी तो वो महिलाओं का साथ देंगी और महिलाओं के लिए जगह बनाएंगी, ये मेरा मानना है, ये मेरा भरोसा है। लेकिन यही तो बड़ी चुनौती। अभिजीत, इस पर कुछ कहना चाहते हैं आप जी? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आरक्षण लाते किस लिए हैं? अगर समाज वैसे ही बदल जाएगा आस्ते आस्ते, ट्रिकल डाउन इफेक्ट, तो सदियां लग जाएंगे, 100 साल 200 साल। हम आरक्षण पहले संशोधन के बाद संविधान के क्यों लेके आए? जो दलित वर्ग थे, उसके बाद पिछड़े वर्ग, वो इसलिए क्योंकि उनकी नुमाइंदगी नहीं है, और नुमाइंदगी निश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी आरक्षण लाना। मैं सियासी जो एक बहस है, गुफ्तगू है, उससे ऊपर उठ के बात करना चाहता हूँ। हाँ, हो सकता है सारी पार्टियाँ इसमें एक तरह से जिम्मेदार है कि क्यों नहीं मिला पार्टी में टिकट, लेकिन अगर एक ही बात सुनिश्चित कर सकती है, अगर आरक्षण दे, इसीलिए हम आरक्षण का समर्थन करते हैं। एक और सवाल, इससे आगे बढ़ते हैं। बिल तो आ रहा है, ऐसी जानकारी हम सबके पास है, लेकिन क्या ये 2024 के चुनाव को भी प्रभावित करेगा? नहीं, देखिए, 2000 चुनाव को प्रभावित करे, मुझे लगता है कि उसके पहले डिलिमिटेशन होगी, ये उसके पहले लागू होगा कि नहीं, हम नहीं जानते। अगर इम्प्लीमेंट ना भी हो, आ जाने भर से भी क्या प्रभावित करेगा? देखिए, प्रभावित तो ये करेगा कि यहाँ पर बेरोजगारी क्यों है, यहाँ पर एक तरह से महंगाई क्यों है, यहाँ पर मंदी क्यों है, मुफलिसी क्यों है, मणिपुर का मामला क्यों है, यहाँ पर संगठन इतना कमजोर क्यों है, यहाँ पर व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों है, हुक्मरानी क्यों कमजोर है, ये सब चीज प्रभावित करेंगे। मैं आती चारू, हर्षवर्धन जी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। हर्षवर्धन जी, प्रभावित करेगा कि नहीं ये बिल? मुझे लगता है, देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता की बात कांग्रेस के भ्रम को दिखाती है। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है महिला आरक्षण, आपने सीधा सवाल पूछा, उसका प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इन्होंने कहा बेरोजगारी की बात होगी, बात हो ही रही है। इस मुद्दे से कितना प्रभाव पड़ेगा? निश्चित तौर पर देश की आधी आबादी को लगेगा कि इस वक्त की सरकार ने इनिशिएटिव लेकर उनके लिए आरक्षण दिया है, और ये लागू तो 2026 के पहले इसलिए भी नहीं हो पाएगा जब तक परिसीमन नहीं होगा, जब तक सीटें तय नहीं होंगी। उसके लिए हर्षवर्धन जी बात जारी रखिएगा, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल की तस्वीरें हैं। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन की ओर जाएंगे, संविधान की प्रति उनके पास होगी, गेट नंबर 5 से वो एंट्री करेंगे, वो रिजर्व रखा गया है गेट। उनके साथ बाकी और तमाम सांसद भी नई संसद भवन की ओर आगे बढ़ेंगे। वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन चारू, ये देखिए, बड़ा सवाल है जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, बार बार ये बात भी उठ रही है कि 2024 आखिरकार तो राजनीति सबसे जरूरी है, और राजनीति में महिलाओं को अगर ये रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो ये कितना प्रभावित करेगा 2024 के चुनाव को, ये भले ही अभी इंप्लीमेंट हो या आगे इंप्लीमेंट हो उसके बावजूद? देखिए, जब महिलाओं का साथ देना हो, जब सहयोग की बात हो, तो हमारी सरकार तत्पर,
साथ ही खड़ी रही है, चाहे हम बेटियों को पढ़ाने की बात करते हैं, चाहे हम ये कहते हैं कि जब मुद्रा के लोन्स दिए जाएंगे, जब प्रधानमंत्री आवास योजना के घर की रजिस्ट्री एक महिला के नाम पर होती है, ये सब महिला सशक्तिकरण के काम है। जब महिला पढ़ेगी, बच्ची स्कूल जाएगी, तभी तो वो एस्पिरेशनल बनेगी, तभी तो वो सपने देखेगी। यानी उज्ज्वला योजना और ये तमाम जो योजनाएं, उसको उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाया गया है इस बड़े कदम के साथ। और मैं अभी भी ये चाहूंगी कि आप इसको इन आइसोलेशन ना देखें। ठीक है, आप ये देखिए, आपको लगता है प्रभावित करेगा, प्रभावित करेगा 2024 के चुनाव को ये फैसला, ये बड़ा कदम, और किस तरह से प्रभावित करेगा? नहीं, मैं चारू की बात से सहमत हूँ कि पहली बात तो ये है कि कोई भी एक इशू किसी चुनाव को प्रभावित नहीं करता है, पर इम्पैक्ट उसका कितना होगा? 2010 में जब राज्यसभा से पास करा लिया यूपीए की सरकार ने, तो उसका फायदा तो उनको 2014 में नहीं मिला कोई, क्योंकि उन्होंने तो दिखाया था ना कि हमारा कमिटमेंट है महिला आरक्षण विधेयक के लिए। बहुत सारे इशूज होते हैं, जो कौन सा इशू कब क्लिक कर जाएगा। अब 2019 में बहुत सारे इशू चल रहे थे, लेकिन अचानक पुलवामा बालाकोट हो गया, पूरा का पूरा खेल बदल गया। तो इस तरह से कौन इशू कब क्लिक कर जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। अभी देखिए, अभी सब कुछ रहने के बाद उज्ज्वला भी है, सब कुछ है, उसके बाद भी कर्नाटका ये हार गए, हिमाचल ये हार गए, अभी बाई इलेक्शन हुआ, घोसी ये हार गए। तो ऐसा नहीं है। अब कौन इशू मतदाता के दिमाग में उस समय कौनता है, किस पर तय करता है। बहुत जल्दी से मैं एक बात बोलना चाहूंगी सर। मैं मानती हूँ कि कुछ चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन जो कमिटमेंट है ना देश को आगे बढ़ाने का, समाज को बेहतर करने का, वो कम ज्यादा नहीं हो सकता। बात आपका कमिटमेंट होगा, लेकिन हम राजनीति की बात कर रहे हैं कि राजनीति को कैसे प्रभावित करेगा या नहीं। हर्षवर्धन जी, अभिजीत बताइए पहले। मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार के जितने भी आंकड़े आते हैं, जितनी भी योजनाएं होती हैं, हमें इस पे विश्वास नहीं होता। प्रधानमंत्री ने अभी बोला कि 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। भाई, आपने कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे नहीं किया, आपने जनगणना तक नहीं की। आप कैसे जानते हैं कि 50% महिलाएं हैं, 60% भी हो सकती हैं? ये मुद्दे हैं जो आप उठा रहे हैं, लेकिन ये आपके मुद्दे हो सकते हैं। लेकिन मैं आपसे सवाल अभी इस पर, अगर हम सीमित रहे मुद्दे पर और उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछूं, तो वो ये कि ये जब बिल पास होगा, आप समर्थन करेंगे, आपकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम समर्थन करेंगे, तो फिर आप चुनाव में जाकर कहेंगे ना कि देखिए हमारा भी कमिटमेंट था और ये हमने इसमें सहयोग किया है। आप भी जाएंगे लोगों के बीच इस मुद्दे को लेकर या नहीं? नहीं, जरूर। अगर महिला सशक्तिकरण में हमारा योगदान है और अहम योगदान है, हमने आगाज हमने ही किया इसका, तो हम जरूर लोगों को कहेंगे, हम जरूर महिलाओं को बताएंगे। भाई, महिलाओं के बारे में तो हम पहले से ही सोच रहे हैं और ऐसे योजनाएं ला रहे हैं। कर्नाटक में हम लाए और फिर वादा किया हमने तेलंगाना में कि हम निःशुल्क एक तरह से यात्रा कराएंगे महिलाओं को। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं। मुद्दे को ये कहते हुए कि आपकी सोच थी और उसको इंप्लीमेंट किया गया। लेकिन हर्षवर्धन जी, जयशंकर जी कह रहे हैं कि आइसोलेशन में जाहिर सी बात है कोई मुद्दा प्रभावित नहीं करता, लेकिन एक नैरेटिव को अगर देखा जाए, मोदी सरकार ने जिस तरह से लगातार, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो या उज्ज्वला योजना हो, महिलाओं को केंद्रित कर अपनी जो नीतियां हैं उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। वैसे में क्या ये ऐड ऑन करता है उस नैरेटिव को, और क्या ये फायदा पहुंचाने का काम करेगा राजनीति में? निश्चित तौर पर मैं जयशंकर की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि कई मुद्दे काम करते हैं, लेकिन होता क्या है, जब आप टारगेटेड ऑडियंस की बात करते हैं, जैसे 3 तलाक की आप बात करते हैं, तो आपको पता है कि कौन सी महिलाएं, कौन लोग इससे पीड़ित थे, उनके सीधे आप समर्थन की उम्मीद करते हैं। जब आप महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, 2010 में राज्यसभा के बाद अगर लोकसभा से भी कांग्रेस पास कराने में सक्षम हुई होती, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि उसको बड़ा लाभ मिला होता। लेकिन लगा कि उसने बिट्रे कर दिया, लगा कि उसने आधे अधूरे मन से इस आरक्षण को आगे बढ़ाया। और आज जब नरेंद्र मोदी इतनी ढेर सारी वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स के साथ आते हैं और अब वो कह रहे हैं कि हम महिला आरक्षण इसको आगे लागू करेंगे, इसको आगे लेके जाएंगे, तो निश्चित तौर पर जनता उन पर भरोसा करती दिखेगी, उसका लाभ मिलता दिखेगा। क्या फर्क, एक जयशंकर जी की प्रतिक्रिया, जयशंकर जी क्या फर्क है? 2010 में कांग्रेस कह रहे हैं कि क्योंकि लोकसभा से नहीं पारित करा पाए, सहयोगियों ने ही क्योंकि दगा दी, इस वजह से उस नैरेटिव में और इस नैरेटिव में फर्क होगा। उस समय सबको मालूम था ना कि क्यों नहीं पास हो सका, क्योंकि लोकसभा में उनका अपना, कांग्रेस का अलग से अपना बहुमत नहीं था। यूपीए की सरकार चला रहे थे, बहुत सारे दल थे, और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी उतना ही वोकल होकर विरोध कर रही थी। उनके जितने ओबीसी के सांसद थे या ओबीसी के नेता थे, कल्याण सिंह से लेकर के सारे लोग जितने, उमा भारती जितने लोग थे, ये सब लोग उसके विरोध में थे। सब कहते थे लेकिन बीजेपी पार्टी के तौर पर तो हमेशा समर्थन में रही है। नहीं, उसमें तो कांग्रेस भी रही है, उसमें तो समाजवादी पार्टी भी रही है। नहीं, समाजवादी पार्टी कहाँ समर्थन में रही? समाजवादी पार्टी कहाँ समर्थन में रही? अरे सुनिए, मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारा दिया था, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60।
और उसमें सबसे पिछड़ी महिलाओं को मानते थे वो, ऐसा नहीं वो मानते थे, वो लेकिन ये कहा मुलायम कि सिंह भाई, यादव थे ना उस मुलायम समय, सिंह तो वो यादव क्या ये- बयान दे रहे थे वो भी तो हमें याद है। मुलायम सिंह यादव ये कहते थे कि कोटा विद इन कोटा होना चाहिए, ओबीसी और एससी एसटी का हक नहीं मारा जाना चाहिए, उनको शामिल करो ठीक तो हम है, समर्थन चारू इस कर पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। जी चारू। जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में हमेशा से रहा है महिला सशक्तिकरण। नहीं, और नहीं सर, लेकिन देखिए फर्क नहीं सर, फर्क ये है कि लेकिन अगर आप- महिला आरक्षण का मुद्दा आपने 2014 में ही जोड़ा। नहीं, ये बात नहीं है। नहीं, महिला- सशक्तिकरण रहा है, लेकिन 1996 में देवेगौड़ा हाँ। सरकार के समय पे इस बिल को टेबल करा गया था। देखिए, हमें एक बात और समझनी पड़ेगी कि जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आज भी जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हमारी सरकार एक कदम आगे बढ़ पाई है, क्योंकि अब हम विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करने लगे हैं, विमेन लेड एम्पावरमेंट की बात करने लगे हैं। चाहे वो मून मिशन हो, चाहे वैक्सीन बनाना हो, चाहे बहुत बड़े देश के ओहदों पे महिलाओं का होना हो, तो ये सब चीजें जब कनेक्ट करी जाती है तो विश्वास होता है जनता का सरकार में, और मोदी जी ने ये विश्वास जीता है, तभी तो उनकी सारी योजनाएं ठीक है। कामयाब होती है। वो जैसे- जनता के बिना हो ही नहीं सकती। अभिजीत, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह से विमेन रेसलर्स का अपमान किया गया वो सब लोग साक्षी हैं, आपने टीवी पे बार बार दिखाया, तो वो भी एक तरह से एक पहलू है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल एक सियासी कदम है, क्योंकि पहले ऑल पार्टीज मीटिंग्स हुई थी इससे पहले, कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, उसमें इसकी चर्चा क्यों नहीं की गई? वो अचानक एक तरह से मोदी जी क्यों चाहते हैं कि एक धमाकेदार हस्तक्षेप हो, पहले इसकी कोई चर्चा ना हो, क्यों ऐसा चाहते हैं? तो ये समझ आता है कि ये सियासी कदम है, क्यों ऐसा पहले क्यों नहीं चर्चा हो तो सकती? आप जब कह रहे हैं सब सियासी कदम नहीं था। एक विशेष सत्र अगले दूसरी एक में मुझे बात मुकम्मल करनी है, आपको मौका मिलेगा, मैं आपकी बात गौर से सुन रहा हूँ। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये सियासी कदम नहीं है तो हम बार बार पूछ रहे थे कि विशेष सत्र लाया क्यों गया है? आप पहले कह देते, बहस होती, जो मन में जो शक है, जो और पार्टियों का शक है, वो दूर भी हो जाता। सहमति तो देखिए, सहमति तो बुनियाद होती है ना लोकतंत्र की, तो होती और सहमति, बहस होती, चर्चा होती। ये सरकार चाहती ही नहीं कि कोई भी विषय पर चर्चा हो। बताने में क्या हर्ज है? हम तो पहले से ही समर्थन कर रहे हैं। चर्चा तो अभी भी होगी, जब नहीं, बिल आएगा होगी, तो चर्चा लेकिन तो पहले होगी। आप मुझे बताइए कि उसका क्यों प्रारूप भी सामने ये आएगा, उसमें राजदारी का चर्चा भी वजह होगी। क्या थी? आप मुझे बताइए ना, आप खुद पूछ रहे थे बार बार सारे टीवी चैनल कि ये राजदारी का क्या स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग हो सकता है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कैसा कि स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है कि जो वो लोकतंत्र की परंपराओं को विकृत करता है? ठीक है। ये मुझे बताइए। हर्षवर्धन जी, क्या लोकतंत्र की, लेकिन ये सस्पेंस क्यों? नहीं, क्या देखिए, ये बन चुका है कि हम ऐसे सस्पेंस कर रखेंगे और फिर हम एक बड़ा धमाका करेंगे और फिर हम लेकर आएंगे? ये जितनी भी सरकारें रही हैं, कोई भी बहुत पहले से हर दल से बात करके कभी कोई एजेंडा नहीं लाती रही। और जयशंकर जी बताएंगे जाने कितनी बार हुआ है कि तो ये उचित सिद्ध कर रहे हैं आप ये बात। बीच में आप क्यों नहीं, बोल नहीं, तो रहे हैं? आप ही की अब मैं बात क्यों कर बीच रहा में हूं। बोल रहे हैं? अभद्रता होती है, थोड़ा भद्र हो जाइए। ठीक है। पार्टी के प्रवक्ताओं की दिक्कत है ये। ठीक है। जब नहीं सीखना पड़ेगा, सिखाऊंगा ही। आपको पहले सीखना चाहिए। ठीक है, हम आप सभी जब भद्र हैं, कोई जी। भी सत्र शुरू होता बोलिए। है, उसके पहले एजेंडा सरकार को देना होता है, लेकिन उसी संविधान ने हर सरकार को ये एक तरह से नहीं, कहीं हर्षवर्धन गुंजाइश जी, दी है। गुंजाइश जरूर और है, मैं लेकिन- आगे कह रहा हूँ, लेकिन ये तरीका है, यही स्टाइल है ना। जब पॉलिटिकल एजेंडे की बात करते हैं, बहुत अच्छा होता कि हर दिन सोनिया जी और मोदी जी की बात होती। हाँ। बहुत अच्छा होता कि राहुल गांधी इस तरह से मुद्दों से अलग न जाते। सस्पेंस क्यों आपको पॉलिटिकल लगता है कि एजेंडा मतलब ये मान रहे हैं सियासी एजेंडा है पूरी तरह। बिल्कुल बिल्कुल है पूरी तरह से। नहीं, तो ये सियासी एजेंडा ही करेंगे। बिल्कुल ये सियासी एजेंडा है और इसलिए नहीं किया बहस। चारू की प्रतिक्रिया आखिर में, जी। ये ठीक बात है। देखिए, राजनीतिक दल अगर राजनीति नहीं करेंगे, सियासत नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? बिल्कुल। लेकिन एक सेकंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्रांसपेरेंट कभी नहीं रहे हैं। भाई, इन्होंने नोटबंदी लागू कर दिया, अपने वित्त मंत्री को नहीं बताया, अपनी कैबिनेट को नहीं बताया, तो बाकी लोगों का पोजीशन को क्या बताएंगे? और जब स्पेशल सेशन आप बुला रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि हम इसलिए बुला रहे हैं, हमारे पास ये काम लंबित है जो, सुन लो एक सेकंड, जो काम हम मानसून सेशन में नहीं कर सके और जो काम हम विंटर सेशन में नहीं कर सकते हैं, उसके बीच में हम स्पेशल सेशन बुला रहे हैं, तो ये काम हम उसमें करवाना चाहते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ट्रांसपेरेंसी। चारू, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, और जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, समर्थन मिलता तब भी इस मुद्दे पर, तो फिर सस्पेंस क्यों? अब मुझे एक बात बताइए, और मैं बहुत विनम्रता के साथ पूछना चाहूँगी अपने विपक्षी साथी से, कौन सा ऐसा बिल है पिछले 9 साल में, 9.5 साल में, जिसका आपने समर्थन किया हो?